Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, हम कर रहे हैं hematological and oncological disorder. So इसमें हमारा next question है question number 453. A client who has been receiving radiation therapy for bladder cancer tell the nurse that it feels if she is voiding through the vagina. The nurse interprets that the client may be experiencing which condition. So पेशेंट है हमारे पास ब्लैडर कैंसर का जो रिसीव कर रहा है रेडिएशन थेरेपी को, राइट। वो नर्स को बोल रहा है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं वॉइड कर रहा हूँ थ्रू द वेजाइना। सो नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी पेशेंट की इस स्टेटमेंट से कि वो किस चीज़ से एक्सपीरियंस कर रहा है, कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो ब्लैडर कैंसर में ये कॉमन चीज़ है कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कनेक्शन बिटवीन ब्लैडर विद वेजाइना। उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिको वेजाइनल फिस्टुला, राइट। सो वेजिको वेजाइनल फिस्टुला क्या है, ये कनेक्शन है बिटवीन द वेजाइना एंड द ब्लैडर, राइट। वेजाइना और ब्लैडर के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये कॉमन होता है ब्लैडर कैंसर में, एज आई टोल्ड यू। क्यों होता है कॉमन, क्योंकि जो स्किन है बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना वो थिन होती रहती है जैसे जैसे ट्यूमर प्रोग्रेस करता रहता है, राइट। कि जो स्किन होती है दैट इज़ थिन थिन होती है इन केस ऑफ ट्यूमर, जिसकी वजह जैसे जैसे ट्यूमर प्रोग्रेस होता है जिसकी वजह से ये कनेक्शन नॉर्मल होता है, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। और जो ये पर्सन बोल रहा है कि वो उसको ऐसे फील हो रहा है कि मैं वॉइड कर रहा हूँ थ्रू वेजाइना। सो वेजाइना के थ्रू अगर पर्सन को ऐसे लग रहा है कि वो वेजाइना के थ्रू वॉइड कर रहा है, दैट मीन्स वो वेजिको वेजाइनल फिस्टुला हो गया पर्सन को, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द रप्चर ऑफ द ब्लैडर। सो ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। Second one is the development of vesicovaginal fistula. Yes, नर्स क्या इंटरप्रेट करेगी कि क्लाइंट किस चीज़ से एक्सपीरियंस कर रहा है, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। सो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला इज द कनेक्शन बिटवीन द ब्लैडर एंड द वेजाइना, राइट। And extreme stress caused by the diagnosis of the cancer, no. And altered perineal sensation as a side effect of radiation therapy, no. So our correct option is option number 2, the development of vesicovaginal fistula. So next question is question number 454. The nurse is instructing a client to perform testicle self-examination. The nurse should provide the client with which information about the procedure. सो नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को जो परफॉर्म कर रहे हैं हम टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। नर्स प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट को, नर्स क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी क्लाइंट को विद दिस प्रोसीजर, राइट। इस प्रोसीजर के बारे में एज अ नर्स व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल प्रोवाइड टू द क्लाइंट। सो बात कर लेते हैं हम टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सो ये बोथ प्रोसीजर आर इम्पॉर्टेंट। सो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन की। सो टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन में आप पर्सन को क्या बोलोगे कि आपने टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन आपने मंथली करना है, राइट। मंथली करना है और कब करना है, आफ्टर वार्म बाथ। जब आप नहाओगे उसके बाद आप इसको करोगे, वार्म बाथ के बाद ही आप टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे। क्यों वार्म बाथ के बाद आप करोगे, क्योंकि वार्म बाथ के बाद स्क्रोटल स्किन जो है वो लूज हो जाती है, राइट, रिलैक्स हो जाती है। तो वो हमें इजी होता है टू असेस द टेस्टिस, राइट, कि हम टेस्टिस को अच्छे से असेस कर सकें। एंड इसमें हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फिंगर एंड थम इन सर्कुलर मोशन, राइट। इंडेक्स फिंगर और
थंब हम सर्कुलर मोशन में यूज़ करेंगे ट्यूमर असेस करने के लिए, राइट। ये होगी बात टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन की। हम दूसरी बात करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब यूज़ करते हैं। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हम अपोजिट हैंड यूज़ करेंगे, राइट। जो हम ब्रेस्ट असेस कर रहे हैं उससे अपोजिट हैंड हम यूज़ करेंगे, अपोजिट हैंड यूज़ करेंगे एंड यूज़ करेंगे इसमें इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, राइट। इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर, 3 फिंगर यूज़ करेंगे, इंडेक्स, मिडल, मिडल एंड रिंग फिंगर। सो ये 3 हम यूज़ करेंगे, राइट। सो और इसको अगर इसको भी हमने मंथली करना है, सर्कुलर मोशन में हमने असेस करना है और बाथिंग टाइम पे ही हमने इसको असेस करना है, राइट। और हमने ओवुलेशन के टाइम ही इसको असेस करना है, राइट, आफ्टर 1 वीक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। सो चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सो हमारा ऑप्शन है टू एग्जामिन द टेस्टिकल वाइल लाइंग डाउन। सो नहीं, लाइंग डाउन के टाइम हम टेस्टिकल को एग्जामिन नहीं करेंगे। दैट द बेस्ट टाइम फॉर द एग्जामिनेशन इज आफ्टर शावर, यस। टू जेंटली फील द टेस्टिकल विद 1 फिंगर टू फील फॉर द ग्रोथ। 1 फिंगर से नहीं, हम इंडेक्स फिंगर एंड थंब यूज़ करेंगे इन द सर्कुलर मोशन। द टेस्टिकल सेल्फ एग्जामिनेशन शुड बी डन एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। नो, ये हमने रेगुलर करना है मंथली बेस पे, राइट। So next question is question number 455. The nurse is conducting a history and monitoring laboratory value on a client with multiple myeloma. What assessment finding should the nurse expect to note? Select all that apply. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स कंडक्ट कर रही है हिस्ट्री पेशेंट की एंड मॉनिटर कर रही है लेबोरेटरी वैल्यूज़। सो क्लाइंट को क्या कंडीशन है, मल्टीपल माइलोमा के। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग नर्स एक्सपेक्ट करेगी इस कंडीशन में, मल्टीपल माइलोमा में। सो मल्टीपल माइलोमा में मैंने जब ये यूनिट स्टार्ट की थी तो फर्स्ट क्लास में इसमें मैंने आपको मल्टीपल माइलोमा के बारे में बताया था। सो मल्टीपल माइलोमा क्या है, इसमें इंक्रीज होते हैं प्लाज्मा सेल, राइट। ये बीटा सेल नियोप्लास्टिक कंडीशन है, राइट। एंड इसमें इंक्रीज होते हैं प्लाज्मा सेल एंड ये एंटर कर जाते हैं बोन में। एज आई टोल्ड यू, जब ये बोन में एंटर कर जाते हैं सो हमारी बोन में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो जब कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन्स में प्रेजेंट है तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में एक्सेसिव प्लाज्मा सेल्स हो जाएंगे ड्यू टू मल्टीपल माइलोमा। जब बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स इसमें होंगे सो प्लाज्मा सेल कहाँ एंटर कर जाएंगे, टू द बोन। और बोन में से कैल्शियम एंड फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, इन द ब्लड स्ट्रीम। सो ये जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल दैट विल बी इंक्रीज एंड फॉस्फेट का लेवल दैट ऑल्सो विल बी इंक्रीज, राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को जब पेशेंट में कैल्शियम नहीं होगा बोन्स में तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या है, ओस्टियोपोरोसिस में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के पर्सन के चांसेस होते हैं। तो इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है वो होता है पर्सन को। सो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी इन पेशेंट में मल्टीपल माइलोमा में हो सकता है, राइट। एंड हाइपर कैल्शियमिया है। सो हाइपर कैल्शियमिया क्या, हाइपर कैल्शियमिया तो वो अफेक्ट करेगा किडनी को, और किडनी में क्या प्रॉब्लम आएगी, स्टोन की प्रॉब्लम आएगी, या स्टोन जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा सो क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट में हो सकता है। अगर क्रॉनिक रीनल फेलियर में क्या होगा, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू स्टोन तो हमारी पेशेंट की किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी क्रिएटिनिन को। सो क्रिएटिनिन का लेवल दैट ऑल्सो विल बी इंक्रीज, राइट। सो क्रिएटिनिन का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
सो ये हो गया, और पर्सन को एनीमिया होगा और इसमें पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि इमेच्योर प्लाज्मा सेल्स की वजह से, राइट। एंड इसका ट्यूमर मार्कर क्या है? मल्टीपल माइलोमा का ट्यूमर मार्कर है बेंज जोन प्रोटीन, राइट। सो बेंज जोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है पेशेंट के यूरिन में, राइट। अगर पेशेंट के यूरिन में बेंज जोन प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट इंडिकेट मल्टीपल माइलोमा। सो ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है इन द पेशेंट यूरिन एंड दिस इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ मल्टीपल माइलोमा, राइट। सो चलते हैं हम अपने ऑप्शंस की तरफ। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यस। यूरिन एनालिसिस फॉर पॉजिटिव फॉर बेंजोन प्रोटीन, यस। एंड नेक्स्ट इज द हेमोग्लोबिन लेवल 15.5, ये ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम लेवल भी नॉर्मल है, 8.6 है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, ये भी इनकरेक्ट है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2 mg/dl, सो क्रिएटिनिन लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सो हम एज अ नर्स क्या हम नोट करेंगे मेनली चीज़ें इन द लेबोरेटरी वैल्यूज़ में कि पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, यूरिन पॉजिटिव है बेंजोन प्रोटीन के लिए, एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल 2 है, राइट, दैट इज इंक्रीज है। क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है नॉर्मली? 0.7 to 1.3 mg/dl। सो ये इन ज़्यादा है 1.3 mg/dl से, सो ये क्रिएटिनिन का लेवल इसमें इंक्रीज है। एंड इसमें एनीमिया भी हो सकता है, बट यहाँ पे पेशेंट को एनीमिया के कोई भी सिम्टम्स नहीं बताए हैं। एंड हाइपर कैल्शियमिया भी हो सकता है, और इसमें भी हाइपर कैल्शियमिया के कोई सिम्टम्स नहीं बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम हैं मल्टीपल माइलोमा के, वो मैंने आपको बता दिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 456। अ गैस्ट्रेक्टमी इज परफॉर्म ऑन अ क्लाइंट विद गैस्ट्रिक कैंसर। In the immediate post-operative period, the nurse note bloody drainage from the nasogastric tube. The nurse should take which most appropriate action? सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं क्लाइंट की जिसको गैस्ट्रिक कैंसर था। सो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, गैस्ट्रेक्टमी के इमीडिएट बाद नर्स ने नोट किया ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, राइट। सो नर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा इस कंडीशन में? सो जब भी गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म होती है, सो उसके 24 आवर्स तक जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लडी ही होता है। सो दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। सो पहले डिस्चार्ज ब्लडी होगा, फिर उसके बाद ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन, देन येलो एंड देन क्लियर। सो ये है सिस्टम कि कैसे कैसे कलर चेंज होता है। अगर इस सिस्टम में चेंज हो रहा है, सो इसमें पूछा गया है कि ब्लडी कलर है, तो ब्लडी इज़ द नॉर्मल, ब्लड कलर इज़ द नॉर्मल है। सो फर्स्टली क्या होगा? ब्लडी होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर येलो होगा, फिर क्लियर होगा। सो इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने नॉर्मली क्या करना है? मॉनिटर करना है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। मेजर द एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ हमने असेस करनी है, बट इसमें हमने डिस्टेंशन चेक करनी है कि डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंशन तो नहीं हो रही है, राइट। इरिगेट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इरिगेट नहीं करना है जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें ना बोले, राइट। सो नेक्स्ट इज द कंटिन्यू टू द मॉनिटरिंग द ड्रेनेज, यस, हमने कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नोटिफाई हमने क्यों करना है? बिकॉज हमें पता है दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। So next question is question number 457. The nurse is teaching a client about the risk factor associated with colorectal cancer. The nurse determined that further teaching is necessary related to colorectal cancer if the client identify which item as an associate risk factor. तो ये कोलोरेक्टल के कैंसर के बारे में पूछा गया है कि नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। सो नर्स ने डिटरमाइन करेगी फर्दर टीचिंग को, अगर रिलेटेड टू कोलोरेक्टल कैंसर, अगर
क्लाइंट आइडेंटिफाई करेगा विच आइटम एसोसिएट टू द रिस्क फैक्टर, कि कौन सी चीज़ को हम फर्दर टीचिंग देंगे अगर पेशेंट कौन सी स्टेटमेंट बोलेगा, राइट। सो कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं, लाइक ओल्डर एज में ये ज़्यादा होता है, राइट। एज कौन सी होगी, ओल्डर एज में। एंड पॉलिप इन कोलन, राइट, पॉलिप की अगर हिस्ट्री है कोलन में। एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, उसकी अगर हिस्ट्री है। एंड हाई फैटी डाइट अगर पेशेंट ले रहा है, राइट, फैटी डाइट अगर पेशेंट ले रहा है देन उनमें भी ये हो सकता है। एंड जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन है ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं टू द दिस डिजीज़। सो इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो एज यंगर देन 50 ईयर करेक्ट है। सो हमें इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है कि कहाँ पे हम फर्दर टीचिंग करेंगे, राइट। एंड हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप्स, येस। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, येस। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें हमारा कहाँ पे हम टीचिंग करेंगे, सॉरी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था उसमें यंगर था, मेरे दिमाग में ओल्डर था। सो यंगर देन, राइट। सो यही हम गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में, जैसे मैंने अभी गलती कर ली। सो ये गलती हमने नहीं करनी है, सो बी केयरफुल, राइट। सो एज यंगर देन 50 ईयर, सो हमें इसमें क्या बोला गया है, अगर पेशेंट की एडवांस एज है, ओल्डर एज में ये ज़्यादा होता है, राइट। सो ये हमारा रिस्क फैक्टर नहीं है। सो यहाँ पे हमने टीच करना है पेशेंट को कि ये डिजीज़ ओल्डर एज में ज़्यादा होती है, राइट। ओल्डर एज हो गया, पॉलिप हो गया कोलोरेक्टल कैंसर में, फैमिली हिस्ट्री है, कोलोरेक्टल पॉलिप्स हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है। So these are the risk factor of the colorectal cancer. So next one is the question number 458. The nurse is assessing the perineal wound in a client who has returned from the operating room following an abdominal perineal resection and notes serosanguineous drainage from the wound. Which nursing intervention is most appropriate? So question हमारा है कि एज अ नर्स यू आर असेसिंग द पेरिनियल वूंड, राइट। पेशेंट का पेरिनियल वूंड आप असेस कर रहे हो जो पेशेंट रिटर्न हुआ है ऑपरेशन रूम से। क्या ऑपरेशन रूम में कौन सी सर्जरी हुई थी, पर्सन की एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन। एंड आपने नोट किया कि सीरोसेंगुइनियस ड्रेनेज वूंड से हो रही है। सो आप कौन सी इंटरवेंशन आप यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज़ करोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन आप क्या यूज़ करोगे इस कंडीशन में कि पर्सन का आफ्टर सर्जरी सीरोसेंगुइनियस ड्रेनेज हो रही है। सो सीरोसेंगुइनियस फ्लो नॉर्मल होता है आफ्टर पेरिनियल रिसेक्शन। सो ये नॉर्मल होता है अप टू 5 to 7 डेज तक ये नॉर्मल रहता है। सो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। सो इसमें हमने क्या करना है, हमने नॉर्मली ड्रेसिंग जैसे चेंज करते हैं, प्रिस्क्राइब किया गया है चेंज करने को, वैसे हम चेंज करते रहेंगे, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द क्लैम्प द सर्जिकल ड्रेन। सो सर्जिकल ड्रेन को कभी भी हमने क्लैम्प नहीं करना है। अगर हम क्लैम्प करेंगे तो ब्लड की एकमुलेशन होती रहेगी इन द टिश्यूज़ और उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। सो फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चेंज द ड्रेसिंग एज प्रिस्क्राइब्ड, एज आई टोल्ड यू दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। एंड इसमें हमने क्या करना है, हमने नॉर्मली चेंज करनी है ड्रेसिंग जैसे हमें बोला गया है। नेक्स्ट इज द नोटिफाई द सर्जन, हम नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। एंड नेक्स्ट इज द रिमूव एंड रिप्लेस द पेरिनियल पैकिंग। सो पेरिनियल पैकिंग को हमने रिमूव और रिप्लेस हमने ग्रेजुअली करना है विद इन 5 to 7 डेज, राइट। हमने इमीडिएटली उस टाइम पे हमने उसको चेंज नहीं करना है। सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज हमें पता है कि दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। So next question is the question number 459. The nurse is assessing the colostomy of a client who had had
an abdominal perineal resection for a bowel tumor. Which assessment finding indicate that the colostomy is beginning to function? सो नर्स असेस कर रही है क्लोस्टमी क्लाइंट की, जिसकी एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन हुई है, फिर से वही सर्जरी हुई है फॉर द बाउल ट्यूमर, राइट। सो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करती है कि क्लोस्टमी हमने कि क्लोस्टमी फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द कि हम क्या फाइंडिंग इंडिकेट करेगी क्लोस्टमी फंक्शन करना स्टार्ट कर गई है। सो जब कोलोस्टमी होती है, सो कोलोस्टमी में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इंटेस्टाइन एंड कॉलन को, क्रिएट करते हैं, राइट। इंटेस्टाइन एंड कॉलन को हम एक पाथ वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। सो उसके लिए हम एक क्लोस्टमी क्रिएट करते हैं इसमें, और इसमें क्या करते हैं, इंटेस्टाइन एंड कॉलन से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कोलोस्टमी। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनास्थाइज करते हैं पर्सन को, एनास्थीसिया इसमें दिया जाता है। सो एनास्थीसिया में क्या करेंगे हम, एनास्थीसिया की वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन होती है पेशेंट की, तो उसकी वजह से पेरेस्टेलिसिस ऑफ स्मूथ मसल्स लॉस हो जाती है। जो मैंने आपको, जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट की थी उसी में ही मैंने आपको बताया था कि पेरेस्टेलिसिस होता है। सो पेरेस्टेलिसिस ऑफ स्मूथ मसल्स लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से बाउल साउंड क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। सो बाउल साउंड को हम, अगर हमें सुनाई दे रही है, दैट मीन्स हमारी कोलोस्टमी काम कर रही है, राइट। सो ये कब रिटर्न होती है, ये रिटर्न होती है विद इन 72 डेज, सॉरी 72 आवर्स टू 5 डेज, राइट। सो इतने टाइम तक ये रिटर्न हो जाती है। सो दैट मीन्स हमारी पेशेंट की कोलोस्टमी फंक्शन कर रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द पैसेज ऑफ फ्लेटस। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेज ऑफ फ्लेटस। अगर पेशेंट फ्लेटस पास कर रहा है, दैट मीन्स पेरिस्टालिसिस रिटर्न हो गई है एंड पेशेंट की बाउल साउंड रिटर्न हो गई है, राइट। सो नेक्स्ट इज द एब्सेंट ऑफ बाउल साउंड। एब्सेंट ऑफ बाउल साउंड क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी पेरिस्टालिसिस मतलब पेशेंट की बाउल साउंड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने पेशेंट को अभी एनपीओ पे ही रखना है। द क्लाइंट एबिलिटी टू टॉलरेट द फूड, नहीं, जब तक पेशेंट में बाउल साउंड रिटर्न नहीं होती है तब तक हमने पेशेंट को एनपीओ पे ही रखना है। एंड ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द कोलोस्टमी, ब्लडी ड्रेनेज कोलोस्टमी से नहीं आनी चाहिए, ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है। सो ये हमने इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आफ्टर कोलोस्टमी क्या करते हैं, एनेस्थीसिया ड्यूरिंग कोलोस्टमी एनेस्थीसिया पर्सन को दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेरिस्टालिसिस ऑफ स्मूथ मसल्स लॉस हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाउल साउंड लॉस हो जाती है। और ये कब रिटर्न होती है, विद इन 72 आवर्स टू 5 डेज तक, राइट। सो नेक्स्ट वन इज द question number 460. The nurse is reviewing the history of the client with bladder cancer. The nurse expect to note documentation of which most common sign or symptom of this type of cancer. So इसमें हमसे पूछा गया है कि as a nurse you are reviewing the patient history. पेशेंट का क्या डायग्नोज है, ब्लैडर कैंसर का। सो नर्स एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेगी, साइन एंड सिम्टम, कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस कैंसर, राइट। आपको पता है कि पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है, उसकी आप असेसमेंट ले रहे हो, तो उसमें आप कौन सी फाइंडिंग, कौन से साइन एंड सिम्टम एक्सपेक्ट करोगे। तो इसमें हमसे ब्लैडर कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स पूछे गए हैं। सो ब्लैडर कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हिमेचूरिया, नॉर्मल साइन, जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, दैट इज हिमेचूरिया, डिसयूरिया, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। सो ये कॉमन सिम्टम हैं ब्लैडर कैंसर के, जो आप ड्यूरिंग असेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो टू द पेशेंट। सो फर्स्ट वन इज द डिसयूरिया, येस, हिमेचूरिया, येस, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, येस,
एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यस। सो ये सारे क्या हैं, सारे हैं हमारे सिम्टम्स ऑफ ब्लैडर कैंसर। बट हमसे क्या पूछा गया है, मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन सिम्टम क्या है इस डिसऑर्डर में। सो इसमें कॉमन सिम्टम है दैट इज हिमेचूरिया, राइट। सो अगर पर्सन में हिमेचूरिया होगा, दैट मीन्स वो फाइंडिंग, उस फाइंडिंग को हम नोट करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को ब्लैडर कैंसर है, राइट। सो ये क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम है। सो आपने एक एक स्टेटमेंट पे आपने ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। आप कौन सा साइन एंड सिम्टम आप एक्सपेक्ट करोगे जब आप रिव्यू कर रहे हो हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर। पेशेंट की ब्लैडर कैंसर की हिस्ट्री है, उसको आप रिव्यू कर रहे हो, तो कौन सा मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम आप एक्सपेक्ट करोगे, राइट। So next question is question number 461. The nurse is assessing a client who has a new urethrectomy. Which statement by the client indicate the need for more education about urinary stoma? सो नर्स असेस कर रही है क्लाइंट का जिसकी न्यू यूरेथ्रोटॉमी हुई है पेशेंट की। सो कौन सी स्टेटमेंट क्लाइंट की इंडिकेट कर रही है नीड फॉर फर्दर एजुकेशन फॉर यूरिनरी स्टोमा, राइट। पर्सन को यूरिनरी स्टोमा हुआ है, यूरेथ्रोटमी हुई है पेशेंट की। सो कौन सी एजुकेशन और पेशेंट की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट दे रही है जिससे हमें लग रहा है कि हमें फिर से पेशेंट को टीच करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है आई चेंज माई पाउच एवरी वीक। यस, हमने पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि आपने पाउच कब चेंज करना है, एवरी 7 days, राइट। एंड नेक्स्ट इज आई चेंज द अप्लायंस इन द मॉर्निंग। यस, अप्लायंस को हमने कब चेंज करना है, इन द मॉर्निंग। आई एम्प्टी द यूरिनरी कलेक्शन बैग व्हेन इट इज़ 2/3। नो, यहाँ पे हम पेशेंट को हमें, अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें यहाँ पर लगेगा कि पेशेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमें फिर से यहाँ पे टीचिंग की ज़रूरत है। तो हमने पेशेंट को बोलना है जब तक आपका 1/3 बैग को आपने क्या करना है, एम्प्टी करना है। अदरवाइज़ बैग जो है वो जो अप्लायंस है वो लीक हो सकता है, राइट। सो हमने जब 1/3 होगा तब हमने क्या करना है, उसको एम्प्टी करना है, राइट। एंड व्हेन आई एम इन द शावर आई डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द स्टोमा। यस, जब हमने पेशेंट ने नहाना है तब जो वाटर का फ्लो है वो अवे फ्रॉम द स्टोमा होना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 462. A client with carcinoma of the lung developed syndrome of inappropriate antidiuretic hormones as a complication of the cancer. The nurse anticipates that the primary healthcare provider will request which prescription select all that apply. अब पेशेंट को यहाँ पे क्या है, ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसी है, दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हॉर्मोन्स। ये कॉम्प्लिकेशन है कैंसर के। सो एज अ नर्स आप क्या एंटिसिपेट करोगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या रिक्वेस्ट करोगे कि आप क्या प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को दोगे, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो लास्ट क्लास में हमने ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसीज की थी। सो ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसी में मैंने आपको वैसे ये क्लियर कर दिया था, ये डिजीज़ सिंड्रोम्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। सो सिंड्रोम ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन जब ट्यूमर पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में प्रेजेंट होता है, सो उसकी वजह से एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन्स को ये अफेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो जब एंटीडायरेटिक हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो डायलिसिस बॉडी से नहीं हो पाएगी। जब डायलिसिस नहीं हो पाएगी बॉडी से तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, राइट। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था जब हमने स्टार्ट की थी ऑन्कोलॉजिकल एमरजेंसी। सो फ्लूइड ओवरलोड होगा इसमें।
सो अगर फ्लूइड ओवरलोड है देन इसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पेशेंट में रहेगी। सो इसकी वजह से, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से लंग एडिमा भी पर्सन में होगा, राइट। एंड डेल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया पर्सन में होगा, हाइपोनेट्रीमिया और ओलियूरिया जो मैंने आपको बताया था। एंड ब्लड प्रेशर भी पर्सन का इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल लेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। और इसकी वजह से, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से पर्सन में कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट भी पर्सन में हो सकता है, राइट। सो बाकी मैंने आपको बताया था कि इसमें पेरी ऑर्बिटल एडिमा एंड पफिनेस होता है अपर एरिया में, राइट। सो ये पर्सन में होगा। तो इन कंडीशन के लिए हम क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं पेशेंट को, या हम क्या बोल सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिशियन ये चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकता है पेशेंट को, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ द रेडिएशन थेरेपी, येस ये तो करेंगे, कीमोथेरेपी भी करेंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, नो इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज करेंगे क्योंकि इसमें पहले ही फ्लूइड ओवरलोड है। एंड डिक्रीज ओरल सोडियम इनटेक, सो डिक्रीज नहीं करना है क्योंकि इसमें हाइपोनेट्रीमिया है, राइट। सो इसमें भी, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द सीरम सोडियम लेवल डिटर्मिनेशन, यस सीरम सोडियम लेवल को हमने डिटरमाइन करना है, उसका हमने लेवल असेस करना है कि पर्सन को हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं हो रहा है। मेडिकेशन दैट इज एंटागोनिस्ट टू एंटी डायरेटिक हार्मोन, यस ये हम करेंगे कि हम मेडिकेशन देंगे जो एंटागोनिस्ट करेगी टू द एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स को। सो दिस वन ऑल्सो इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 6। सो ये था सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।